हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस मेंस 2024 की आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर। आज ही मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था कि आज शाम से आपकी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वीडियो बना के मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके बीच में से जो एस्पिरेंट क्वेरीज लेकर आए थे हमारे पास, जो वीडियोस में कमेंट सेक्शन में दी गई या टेलीग्राम पर दी गई, तो उन सारी क्वेरीज को भी आपके सामने मैं सॉल्व करना चाहूंगा। उनका क्या समाधान हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और उसके बाद एक जो थंबनेल पर आपने देखा कि क्या ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ग्लैंस एकेडमी का पेड होगा या फ्री होगा या किस तरीके से होगा, इन सभी क्वेरीज की हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है शरद यादव दोस्तों, और आप जुड़ चुके हैं ग्लैंस एकेडमी से। पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी बहुत सारी पीडीएफ्स, डिटेल क्लासेस, हर एक चीज आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। कुछ बेसिक क्वेरीज आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट की थी, चाहे वो बिगिनर एस्पिरेंट हो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, कुछ ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने 1 साल लगभग तैयारी कर ली है, कुछ कोर्सेज उनके कंप्लीट हो चुके हैं, टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक आध बार प्रीलिम्स भी निकाला और उसके बाद मेंस की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, उनको लिखने का कोई स्किल नहीं था, कोई नोट्स नहीं था, इस वजह से उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आज मैं सभी लोगों की क्वेरीज को समेटते हुए 6 से 7 क्वेरीज पे मैं चर्चा करूंगा, जिसमें आपकी भी लगभग 95% जो कॉमन क्वेरीज है वो आपसे भी रिलेटेड होंगी, आपकी भी वही क्वेरीज होंगी। तो क्वेरी नंबर 1 अगर हम बात करें, जिसको मैंने कुछ बुलेटिन पॉइंट्स में लिखा है कि हम सर आंसर राइटिंग को कहां से शुरू करें। क्या हमें प्रीवियस ईयर पेपर से करना चाहिए या मॉडल प्रैक्टिस पेपर से करना चाहिए या खुद से क्वेश्चन को ओरिजिनेट करना चाहिए। तो इस क्वेरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन मैं दूंगा कि आप कहीं से मत शुरू करो, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर से शुरू करो। आप अगर यूपीएससी का दे रहे हो, यूपीपीसीएस का दे रहे हो, तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसको देखिए कि पेपर में 2017 के बाद से जो 2018 से यूपीपीसीएस मेंस शुरू किया गया आंसर राइटिंग में, उसमें कौन कौन से जीएस पेपर 1 में प्रश्न पूछे गए, जीएस पेपर 2 में पूछे गए, जीएस पेपर 3, 4, 5, 6 या 5, 6 में ऑप्शनल था, 2023 से यूपी स्पेशल ऐड हो गया। तो इन पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, और यूपीएससी का भी अगर आप साथ में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो 2-2 एग्जाम देते हैं, और कुछ ही एस्पिरेंट होते हैं या तो जो यूपीपीसीएस पे काम करते हैं या फिर यूपीएससी पे काम करते हैं। तो मैं दोनों को ही ध्यान में रख के बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए, उसमें देखिए कि किस लाइन को यूज किया गया, किस तरीके के कीवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं पेपर को पूछने के। दूसरा, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थी कि सर हम लोग कैसे शुरू करें। कैसे शुरू करें का मतलब हो गया, मतलब कहां से शुरू करें के साथ कैसे शुरू करें, कि हमारे पास तो कोई नोट्स नहीं है, हमने किताबें तो पढ़ ली सर, स्पेक्ट्रम को पढ़ा, लक्ष्मीकांत को पढ़ा, माजिद हुसैन को पढ़ा, बर्णवाल को पढ़ लिया, रमेश सिंह की पुस्तक को पढ़ लिया, और बहुत सारी साइंस की ऐसी पुस्तकें पढ़ ली, एथिक्स की पढ़ ली, तमाम चीजों को हमने पढ़ा। फिर ध्येय आईएएस की जो यूपी स्पेशल की बुक आई हुई है, राकेश सारस्वत जी की जो पुस्तक आती है यूपी स्पेशल की, या दृष्टि आईएएस, ओनली आईएएस, बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन है जिनकी किताबें आ चुकी है मार्केट में अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहां पर देखिए, आपने किताबें पढ़ी हैं, अच्छी बात है, मैक्सिमम सभी लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, कुछ बेसिक बुक्स पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप मेंस की आंसर राइटिंग को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप किताब को पढ़ने के साथ अपने एक बुलेटिन नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपकी ही लैंग्वेज में हो और जो आपको इजीली समझ में आ सके। जैसे कहते हैं ना कि फिल्टर नोट्स होने चाहिए या फिर बुलेटिन नोट्स होने चाहिए या क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, जो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और मैक्सिमम 40 से 50 पेज, 60 पेज में कवर हो जाने चाहिए सारे टॉपिक, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस के होने चाहिए सारे के सारे नोट्स है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, आपको चीजें सब पता है, लेकिन जैसे ही आप लिखने बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी घटना या कौन से पॉइंट को पहले लिखना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर उसके बाद तीसरे को। इन शॉर्ट में कहूं तो एक क्रोनोलॉजी सेट नहीं हो पाएगी। क्रोनोलॉजी जब आपकी सेट नहीं होगी तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसने लिखा तो सभी बातें हैं, लेकिन कोई बातें ऊपर लिख दी, कोई बातें नीचे लिख दी। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप थ्रू आउट बचपन से ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा और आपका मन किया कि मैं डायरेक्ट 10th पढ़ लेता हूं, 10th 11th पढ़ा, फिर मन किया कि नहीं सर 8th 9th तो छूट गया, फिर 8th 9th पढ़ने लगे, फिर डायरेक्ट ग्रेजुएशन में आ गए। तो ये तो क्रोनोलॉजी नहीं है।
पढ़ाई हालांकि आपने पूरी की है, आपने पूरा ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा। और जब आप अपने क्रिस्प नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, बुलेटिन नोट्स बनाते हो, वन पेजर नोट्स बनाते हो, तो उन चीजों को आप क्रम से लिखते हो, शॉर्ट नोट्स में तैयार करते हो, जो एग्जाम से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने पहले, या दूसरी भाषा में कहूं प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद जो आपको लगभग 75 to 80 डेज मिलता है मेंस के लिए, उसमें ये नोट्स बहुत काम करते हैं। अगर ये नोट्स नहीं बनाए दोस्तों, तो अभी से बनाना शुरू कर दो। अगर आप लोग बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज हमारी टीम के द्वारा भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स बनाए हैं, जिसकी डिटेल वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। हालांकि वो पीडीएफ पेड होंगी। और मैं आपको बता दूं, उन नोट्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखा गया है, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखा गया, किस प्रकार के कीवर्ड्स और मेन टॉपिक्स को यूज करके प्रश्न पूछा गया है। तीसरा, जो भी हम नोट्स तैयार करते हैं उसको फिर मैं अपनी टीम के साथ ही साथ उसको रिव्यू के लिए भेजता हूं, जो 3 से 4 लोग जो सेलेक्टेड हैं 2022-23 में यूपीपीसीएस में, और साथ में 2019 बैच के भी 2 लोग सेलेक्टेड हैं जो यूपीएससी में क्वालिफाइड हैं। उनके पास ये नोट्स जाते हैं, वो इसको देखते हैं, रिव्यू देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसे प्रेजेंट करते हैं। खुद मैंने भी मेंस 2 बार लिखा है, 2022 और 23 का। तो उसमें क्या एग्जाम में बैठ के कितने माइंडसेट को आप सेट कर पाते हो, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए एवरेज 9 से 10 मिनट आप कैसे निकालते हो, उस 9 से 10 मिनट में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, समझना भी है, उसके आंसर को भी अपने दिमाग में लाना है कि हाँ मुझे ये चीजें इसमें लिखनी है। और उसमें भी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो इन सभी चीजों को उन नोट्स में शामिल किया गया है। हालांकि उन नोट्स की अगर मैं पेजों की बात करूं तो लगभग 80 to 85 के आसपास है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बिगिनर बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो एक एक लाइन को, 2 लाइन को डिटेल से पढ़ के समझ सकते हैं। और जो पहले से ही तैयारी कर रहा है, जिसको सारी चीजों के बारे में पता है, तो वो उनसे भी बहुत ईजी तरीके से कलेक्ट हो सकता है। उसमें डाटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम्पल, रिपोर्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि या तो खुद के नोट्स बना लो या फिर आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सर इंट्रोडक्शन लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं, हमारे पास कंटेंट भी है, नोट्स भी है, लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं बन पा रहा है। तो किसी भी प्रश्न का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, इसमें 3 बातों का ख्याल रखिए। इंट्रोडक्शन लिखते समय कहीं ना कहीं एक लाइन में तथ्य को जरूर शामिल करिए, क्योंकि 3 लाइन मैक्सिमम होती है, 3 से 3.5 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। मतलब 25 से 30 वर्ड बहुत होते हैं, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। या यूं कहें कि मैं 40 वर्ड तक जा सकता हूं, उससे ज्यादा मत जाइएगा। और इसमें आपको कोशिश करिए कि एक आध किसी राइटर की डेफिनेशन हो, कोई गवर्नमेंट डाटा हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट्स हो, या फिर उसमें कोई एग्जाम्पल भी हो। तो कोई ना कोई एक कोर एरिया के साथ आप उसे शुरू कर सकते हैं, जिसमें एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी भी है। और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर आप मान लो पेपर नंबर 2, जीएस पेपर 2 को लिख रहे हो और उसमें पॉलिटी का पेपर लिख रहे हो, तो अगर आपने उसमें आर्टिकल को मेंशन कर दिया, ठीक है, आर्टिकल मेंशन कर दिया, या फिर कोई कमेटी रिपोर्ट या कोई संवैधानिक संशोधन को मेंशन किया, तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो गया, डाटा ओरिएंटेड हो गया, फैक्ट ओरिएंटेड हो गया। अब मान लो अगर आपने कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पेपर लिखा, मतलब आईआर का, तो अगर आपने उसमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, या हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई ऐसा लैंडमार्क डिसीजन लिया गया हो, या फिर इस तरीके की बातें जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके द्वारा कोई नॉर्म्स स्थापित किए गए हो, यूएनओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, इस तरीके की चीजें, तो आपके आंसर के इंट्रोडक्शन बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर आप वही हिस्ट्री में लिख रहे हो तो हिस्ट्री में कोई ना कोई घटना से शुरू करो। अगर नेशनल मूवमेंट को लिख रहे हो तो कोई घटना बताओ, कोई आंदोलन बताओ, और गांधी जी के बारे में कोई डिटेल से लिख सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा। अगर यही आप इकोनॉमी कर रहे हो तो इकोनॉमी में आप कोशिश करो इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग शुरू करो, आर्थिक बजट के अकॉर्डिंग शुरू करो, या फिर कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कोई संस्था है जिसने कोई रिपोर्ट दी, डाटा दिया। तो इससे क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन वैल्यूएबल हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, और एग्जामिनर भी ये मान के चलता है कि आपने इंट्रोडक्शन में जब अपना प्रेजेंटेशन इतना बेहतर किया है तो नो डाउट मेन बॉडी में भी अच्छे कंटेंट को रखा होगा। तो एक इमोशनल गेम खेलिए, साइकोलॉजिकल गेम खेलिए, और इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए जैसे आप डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा को यूज कर सकते हैं, फैक्ट को यूज कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट दे सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट दे सकते हैं, इंडेक्स दे सकते हैं, बहुत तरीके के इंडेक्स जो आते हैं। तो इसके साथ आपको इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट हैं कि सर हमें कंक्लूजन लिखने में दिक्कत होती है। हम क्या करते हैं, सिंपल लिख देते हैं कि इस प्रकार उपयुक्त दी गई समस्याओं का समाधान अगर किया जाए तो ये भविष्य में बेहतर होगा।
यहां पे क्या हुआ, सारी बातें आपने अमूर्त कह दी, कहीं पर भी कोई फैक्ट नहीं दिया, कहीं पर कोई अपना समाधान नहीं दिया, कहीं पर भी कोई भविष्यगामी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमेशा कंक्लूजन को लिखते समय 3 बातों का ख्याल इसमें भी रखिए। पहली चीज, कोशिश करिए कि हमेशा आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए, यानी कि भविष्यगामी होकर, कि अगर इन प्रयासों को किया जाए तो हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उसमें लक्ष्य भी 1 से 2 मेंशन करिए। हालांकि कंक्लूजन भी लगभग 40 से 50 वर्ड का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। या फिर सबसे बेस्ट है कि किसी चीज के बारे में अगर आप लिख रहे हो प्रश्न को, तो उसकी समस्याओं के साथ आप समाधान को प्रेजेंट करिए, लेकिन वो समाधान थोड़े मौलिक होने चाहिए, सरकारी विभाग के होने चाहिए, प्रशासनिक कार्यवाहियां होनी चाहिए, सरकारी प्रयास होने चाहिए। अपने मन से भी अगर आप लिख रहे हो ना, तो ऐसा होना चाहिए जो आसपास की लोकल समस्याओं से कनेक्ट हो। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए शहरीकरण के बारे में, ठीक है, शहरीकरण के बारे में पूछा जाए कि उसकी कोई समस्या बताइए, अब आपने सारी चीजें लिख दी और समाधान के तौर पे आप क्या लिख सकते हो। अभी आपने दिल्ली कोचिंग का बहुत डिस्प्यूटेड मामला देखा, राव आईएएस में जो 4 बच्चों का निधन हो गया आकस्मिक कारणों से, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम थी, ठीक है, बहुत सारी इसमें कोचिंग संस्थाओं को सील किया गया। तो यहाँ पे कोई आप मौलिक विचार दे दीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम को कैसे सही किया जा सकता है, कैसे जो है कि बेसमेंट की लाइब्रेरी को इफेक्टिव यूज किया जा सकता है। तो यहां पर क्या होगा, एग्जामिनर आपके पॉइंट को समझेगा कि नहीं, ये बच्चा यार ब्यूरोक्रेट्स में आ सकता है, ये क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दिमाग से चलता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो कंक्लूजन हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, फ्यूचरगामी होना चाहिए, भविष्य की उपलब्धियों को दिखाते हुए या भविष्य में क्या संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप कंक्लूजन लिखेंगे तो एग्जामिनर बेस्ट मार्क्स देता है। ये नहीं कि बस कोटा पूर्ति कर दिया कि हाँ इन कारणों का समाधान हो जाए तो हो जाए, ऐसे नहीं होगा। एग्जाम यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप जॉब का एग्जाम दे रहे हो, आप एक ऐसे विभाग का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे पद का एग्जाम दे रहे हो जिसके ऊपर, जिसके कंधों पर, एक बार अगर आईएएस ऑफिसर बनते हो या पीसीएस ऑफिसर, तो आपके कंधों पे लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं जिस जिले में आप अपॉइंट होंगे। तो आपको लगना चाहिए ना कि आप बगल वाले आंसर राइटिंग करने वाले एस्पिरेंट से कुछ अलग लिख सकते हैं, लिख वो भी वही चीज रहा है जो आप लिख रहे हो, लेकिन आपके प्रेजेंट करने का तरीका, आपके विचारों का तरीका, आपकी क्रिएटिविटी, मौलिकता का तरीका अलग होना चाहिए, जो दूसरों से अलग करेगा, तभी आप जो है कि फाइट करोगे। ये हो गया। एक क्वेरीज आती है कि सर मैं अभी कोचिंग कर रहा हूं, ऑनलाइन कर रहा हूं, ऑफलाइन कर रहा हूं या सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, तो क्या मुझे मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। मेरे अभी सर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे किसी ने कह दिया मेरे हिस्ट्री कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, लेकिन बाकी चीजें मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑन द वे है, मतलब चल रही है, कोचिंग चल रही है, क्लासेस चल रही है, सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, तो क्या मुझे आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। या बहुत सारे एस्पिरेंट की ऐसी क्वेरीज है कि सर हम एक बार पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें, जीएस 1 2 3 4 5 6 सब पढ़ लें, फिर उसके बाद शुरू करें। तो इसका भी मैं एक आपको हिंट देता हूं, सिंपल भाषा में कहूं कि यूपीएससी का सिलेबस या यूपीपीसीएस का सिलेबस इतना ब्रॉड है दोस्तों, इतना वास्ट है कि ये खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता। आप यहां से शुरू कर रहे हो, 0 से 1 से शुरू कर रहे हो, 100 तक जाते जाते आप इधर का 50 से पहले का सब भूल जाओगे, यानी आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा। इसका मतलब है कि सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो बहुत लेट कर दोगे, कोर्स को कंप्लीट करते करते ही आपको 2 साल लग जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो मिनिमम 1 से 1.5 साल लगेगा। किसी कोचिंग के साथ कर रहे हो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो वो कोचिंग खुद क्लेम करती है भाई हमें कम से कम 18 महीने का समय चाहिए, तब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो यानी 1.5-2 साल बाद आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, और तब तक जो आपने पहले महीने की चीज पढ़ी थी, दूसरे महीने, तीसरे महीने, वो सारी चीज भूल चुके होगे। तो एक ट्रैप में फंस जाओगे कि आप उसे रिवीजन करोगे कि लिखोगे, एक ट्रैप में फंसोगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, चाहे वो हिस्ट्री कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, एथिक्स कंप्लीट, जो भी कंप्लीट हो गया उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उस प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे अपने उन्हीं नोट से तैयारी करो या उसी कॉपी से तैयारी करो, बुक से तैयारी करो, और डेली कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित ही उस टॉपिक से कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो। भले आप उसे अभी क्वेश्चन के फॉर्म में मत लिखिए, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो हमेशा आपको लगेगा मुझे चीजें सब पता हैं, लेकिन मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता है लगभग 10 पेजों की कहानी, और उसे 150 वर्ड में कैसे लिखोगे। उसकी प्रैक्टिस एक दिन से नहीं होती है, कई दिन लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप एक अच्छा उत्तर लिखने की कला में आते हो। भाई आपने जन्म लेते ही चलना शुरू कर दिया था क्या? पैदा होते ही आपने दौड़ना शुरू नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया, खड़ा होना शुरू नहीं किया। एक प्रोसेस था, उसमें लर्निंग प्रोसेस था। ठीक इसी तरीके से आंसर राइटिंग भी है। तो पूरे 2 साल कंप्लीट करने के बाद अगर लिख रहे हो तो बहुत पीछे हो। बेहतर होगा कि आपके जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएं उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उसके बारे में लिखना शुरू करो।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने पर्यावरण को पढ़ लिया और पर्यावरण को पढ़ने के बाद आपने पीवाईक्यू उठाया और आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले संभावित खतरों में भारतीय कृषि कैसे प्रभावित होती है। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, जलवायु परिवर्तन, उसके खतरे और उससे भारतीय कृषि कैसे प्रभावित हो रही है। आपने एनवायरमेंट पढ़ रखा है और आपको लिखना है प्रश्न, क्योंकि एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, डिजास्टर, ये सब मिला के ये प्रश्न तैयार हो गया। तो भाई आपने जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा तो उसे लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, कोई रिपोर्ट लिख दो, उसमें जर्मन वॉच की जो रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आता है, उसको लिख दो, भारत की क्या रैंकिंग है, आपका इंट्रो शुरू हो गया। फिर मेन बॉडी में लिखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंपैक्ट क्या पड़ रहा है भारतीय कृषि पे, सूखा हो रहा है, क्षेत्रीय विविधताएं आ रही हैं, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे सूखा हो जा रहा है, तो कहीं पे फसलें जो है कि नहीं हो पा रही हैं, तो कृषि में खाद्यान्न संकट भी आ रहा है, भुखमरी की समस्या बढ़ रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी होती हैं। तो इस तरीके से आपने भले कोई खराब राइटिंग ही की, अच्छा नहीं लिख पाए, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उससे मोरल डाउन नहीं करना, आपको डेली लिखना है। धीरे धीरे आप लिखते जाओगे तो आप देखोगे कि लगभग 30-40 पेज जब आप लिख चुके होगे, 30-40 प्रकार के क्वेश्चन लिख चुके होगे अलग अलग सब्जेक्ट से, तो आप में 10% के आसपास कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार पहले क्वेश्चन को देखा और 40 नंबर के क्वेश्चन को, 45 नंबर के क्वेश्चन को जो मैंने लिखे हैं 45वें नंबर पे, काफी इंप्रूवमेंट है। पहली चीज स्पीड की इंप्रूवमेंट होगी, पहले क्वेश्चन को लिखने में आपको आधा घंटा लग गया होगा, लेकिन 45 नंबर के जब क्वेश्चन लिख रहे होगे 44 नंबर का, तो लगभग 15 मिनट लग रहे होंगे, तो 15 मिनट आपका समय कम हो गया, यानी टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख गए। दूसरा, एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड कंटेंट को अपने दिमाग में सिंक्रोनाइज करना सीख गए, क्रोनोलाइज करना सीख गए कि हाँ भाई मुझे इन तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करने की कला आनी चाहिए। तो 2-3 चीजें आप सीखोगे और धीरे धीरे करके आप जो है अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाओगे। क्योंकि मेंस एग्जाम को अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आपकी 1000 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग जरूर होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत आज से ही कर दो। मैंने क्या कहा, आज से ही कर दो। मेरे साथ भी कर सकते हो आप ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ, जिसकी क्लासेस कब से आएंगी उसकी भी अपडेट अभी आगे मैं दूंगा। एक क्वेरीज और है जो मुझे लगता है 99% की लगभग सेम है कि सर हमें सब कुछ पता है, हम जब किसी से डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे हम सब कुछ बताते हैं, बहुत डिटेल से बताते हैं। हम प्रीलिम्स में भी जब एग्जाम को टैकल करते हैं तो हम सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आंसर लगाते हैं, लेकिन सर जब हम पेपर और पेन लेकर बैठते हैं तो हमारा पेन एक अक्षर लिखने से भी डरता है, क्योंकि हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और ये आपके साथ भी होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है, जब भी आप पेपर उठाओगे पहली बार आपको भी ये महसूस होगा कि यार चीजें बहुत सारी पता है, लेकिन हम लिखे कैसे, ब्लैंक होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है सारी चीजें हम भूलते जा रहे हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका एक ही तरीका है, आपके पास अगर मेंस के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि बार बार आप किताबों को रिवाइज नहीं कर सकते। 800 पेजों की स्पेक्ट्रम, 700 पेजों की लक्ष्मीकांत, 400 पेजों की जो है कि रमेश सिंह की बुक, अलग अलग किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, नहीं रिवीजन कर पाओगे। एक बार कंप्लीट कर ली, 2 बार कंप्लीट कर ली, बहुत बड़ी बात हो गई। तो रिवीजन तभी होगा जब आपने पढ़ने के साथ अपने शॉर्ट नोट्स को बनाया और तब जाके आपने उसको रिवीजन किया, फिर आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा। फिर आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि भारत में महिलाओं की समस्या के बारे में बताओ, या भारत में महिलाओं के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव बताओ, सोसाइटी का पेपर है, तो आप इजीली बता पाओगे, क्योंकि आपने फिंगर टिप पे सारे पॉइंट को याद कर लिया, सारे डेटा को याद कर लिया, सारी घटनाओं को याद कर लिया, और आप आराम से लिख पा रहे हो। तो ये समझ पा रहे हो। तो ब्लैंक तभी होता है जब आपने नोट्स को क्या किया, रिवीजन नहीं किया। इसीलिए रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए शॉर्ट नोट्स होना आपके पास जरूरी है। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, आप हमारे शॉर्ट नोट्स का डेमो देख सकते हो और अपने प्रीवियस ईयर पेपर से मिलान कर सकते हो। जो रिक्वायरमेंट होती है एक नोट्स तैयार करने में, जिसमें कारण होने चाहिए, चुनौतियां होनी चाहिए, प्रभाव होने चाहिए, सरकारी प्रयास होना चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए, डाटा होने चाहिए, मिनरल रिपोर्ट, सारी चीजें होनी चाहिए, और बेस्ट एग्जाम्पल भी होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको हमारे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगी। हालांकि वो शॉर्ट नोट्स आपको पेड मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीजों को हमने पेड रखा है जो बहुत वैल्यूएबल हैं, इजिली जो है कि आप बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, ये भी ध्यान रखना, और इजिली आप उस चीज को ले सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस शॉर्ट नोट्स का बेस क्या है, कि कहां से तैयार किया गया, सिलेबस, पीवाईक्यूज, हर एक चीज। और फिर जो हमारे सेलेक्टेड लोग हैं 3 से 4 लोग, उनके पास भी हम फीडबैक के लिए भेजते हैं, क्योंकि
कुछ भी है तो वो हमसे बेहतर जानते होंगे, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो जब कोई कमी दिखाते हैं कि हाँ सर इसमें ये चीज़ को ऐड करना चाहिए, या फिर आपने ये बहुत अच्छी चीज़ें लिखी इसमें और चीज़ों को काट दीजिए, वेस्टेज है, तो इनके बाद ही हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार होते हैं और आपके लिए प्रेजेंट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के हमारे पास फीडबैक बहुत पॉजिटिव आए हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हैं और जो ऑलरेडी छोटी पोस्ट पर हैं, जैसे तहसीलदार पोस्ट हो गई या डिप्टी जेलर हो गए, तो वो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो उनके लिए भी फीडबैक जो है बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप या साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, वहां पर भी आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हमारे ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की क्लास चलेगी वो पेड होगी या फ्री होगी? तो मैं आपको बता दूं, वो पूरी तरीके से फ्री होगी, पूरी तरीके से फ्री होगी। और हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाए हैं मेंस के, उसी को बेस बनाकर हम शुरू करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको, कंपलसरी नहीं है कि आप खरीदें, आप वीडियोस के माध्यम से भी अगर खुद नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए। हालांकि टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो सारी चीजें आपको बेस्ट रहेंगी। और दूसरी चीज, इसकी क्लास हम लोग एक दिन के गैप पर लेकर आएंगे। जीएस पेपर 1 को शुरू करेंगे और उसमें एक दिन का गैप रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 27 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। लेकिन अगर अभी से अभी हम करेंगे ना, अगस्त आपकी चल रही है, लगभग 8 अगस्त हो चुकी है, 7 अगस्त, और आज कल से ही अगर हम शुरू करेंगे तो भी प्रीलिम्स तक जाते जाते लगभग हम लोग 50 से 60 टॉपिक को कवर कर चुके होंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के मिला के जो नोट्स अवेलेबल हैं। और जैसे ही आप प्रीलिम्स देकर आओगे और आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, मुझे मेंस में लग जाना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट करेंगी कि आपने पहले से ही 50 क्वेश्चन को या 50 टॉपिक को कवर कर रखा है। जो बचे हुए 150 टॉपिक बचे हुए, उन पे ही केवल काम करना रहेगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल इस क्लास को मिस नहीं करना है। और दूसरा रीजन भी है कि जब डेली क्लास आएगी तो आपके दिमाग में क्रॉनिक स्थिति आएगी कि क्लास आई हुई है, देख लें या छोड़ दें, फिर प्रीलिम्स छूटेगा, तो बहुत सारी चीजें आपके ऊपर बर्डन होगा। ऑलरेडी आप सीसेट से जूझ रहे हैं, हिंदी से जूझ रहे हैं, जीएस से जूझ रहे हैं, बहुत सारी चीजों से आप जूझ रहे होंगे प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान। इसीलिए हम लोग अल्टरनेट एक दिन के गैप पर जो है कि जीएस पेपर 1 से शुरू करेंगे। पूरे उसमें मैं की फ्रेम बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो पॉइंट है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, कि सारी चीजें दिखेंगी, वो सारी तरीके से आप कर सकोगे। क्लासेस पूरी फ्री रहेंगी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और नोट्स की जानकारी आपको साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। और भी कोई अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं लगभग सभी का रिप्लाई करता हूँ और सभी की क्वेरीज को मैं पिनअप करके उस पर एक अलग से वीडियोज भी बना देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।